हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में जो फ़ोन है वो है वन प्लस नोट C2 लाइट 5G मॉडल, जो कि हार्ड ड्रॉप की वजह से डेड हो गया है और इसका मदरबोर्ड हल्का बैंड भी लग रहा है। और अब हम इसको सबसे पहले पावर सप्लाई पर चेक करेंगे कि ये कितने एम्पियर ले रहा है, कितनी वोल्टेज की कंजप्शन हो रही है इस मदरबोर्ड में। तो उससे हम पता लगाएंगे कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले हमने पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है। अब पावर सप्लाई को अब हम चालू करेंगे। एम्पेयर मीटर में कोई रीडिंग नहीं है, यानी कि फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इसका ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे। ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर कुछ रीडिंग ली और उसके बाद स्टक हो गया। उसके बाद फ़ोन पावर सप्लाई में जो रीडिंग है वो 135 पे स्टक हो गई है। तो फ्रेंड्स, मतलब जिस हिसाब से इस मॉडल में या किसी भी हम मॉडल को पावर सप्लाई पे चेक करते हैं और अगर वो इसी तरह से एम्पेयर लेके 100, 110, 120 या 200 के आसपास एम्पेयर लेकर अटक जाता है तो 90% ये जो फॉल्ट होता है ये CPU IC का होता है। तो इस फॉल्ट में हमें CPU IC को उतार कर रिबोल करके लगाना चाहिए। और अगर हम इसका ऑन ऑफ स्विच दबाते और ये कोई एम्पेयर नहीं लेता, मतलब स्विचिंग नहीं ले रहा होता, तो हम सबसे पहले इसके ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज चेक करते, मीटर को DC सप्लाई और DC पर सेट करके। अगर ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज हमें मिल रही होती लेकिन फ़ोन स्विचिंग नहीं ले रहा होता, तो हम फ़ोन में लगी हुई बक कॉइल्स, यानी कि जो पावर IC के पास ज़्यादातर कॉइल्स लगी होती हैं, उन्हीं सब कॉइल्स को हम चेक करते कि कोई कॉइल टूटी तो नहीं है गिरने की वजह से। तो होता क्या है, कई बार फ्रेंड्स ज़्यादा बुरी तरह से फ़ोन गिर जाता है। तो जो आजकल के फ़ोन में हमने कई बार देखा है कि गिरे हुए फ़ोन जो डेड होते हैं, तो काफ़ी बार हमने ऐसा नोट किया है कि अगर वो स्विचिंग नहीं ले रहा है तो पावर IC के आसपास लगी हुई कोई ना कोई कॉइल टूटी हुई ज़रूर मिलती है। या तो पावर IC की सील्ड उतारते ही हमें दिख जाता है कि हाँ वो निकल रही है कॉइल, या फिर हमें सभी कॉइल को धीरे धीरे हिलाकर देखना होता है, चिमटी से पकड़ के खींच के देखना होता है। तो अगर कोई कॉइल अपनी जगह से टूट चुकी होती है, निकल चुकी होती है और हल्की फुल्की चिपकी होती है, तो जब हम उसको हिला के देखते हैं तो वो हाथ में आ जाती है। और सिर्फ उस कॉइल को दोबारा लगाने से या फिर नई कॉइल बदल के लगाने से हमारा फ़ोन 100% चालू हो जाता है। तो लेकिन फ्रेंड्स, इस मॉडल में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये स्विचिंग ले रहा है, लेकिन स्विचिंग लेने पर इसकी जो है एम्पेयर मीटर पे रीडिंग 135 पर आकर अटक रही है, जिसका मतलब कि इसकी CPU में प्रॉब्लम है। तो हमने CPU को उतार लिया है फ्रेंड्स। अब हम CPU के सभी पैड्स को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें कोई प्रिंट या कुछ सप्लाई तो नहीं उखड़ गई है। तो CPU को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद पता चला कि इसमें एक कोने की साइड से कुछ प्रिंट मिसिंग हैं, उखड़ चुके हैं। और ध्यान से देखने पर पता चला, वैसे तो आप किसी भी फ़ोन की या हम किसी भी फ़ोन की CPU उतारते हैं तो काफ़ी सारे प्रिंट्स जो हैं अपने आप ही IC के साथ साथ निकल आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो प्रिंट्स इजीली बाहर आ जाते हैं वो ज़्यादातर काम के नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन गिरा हुआ है और गिरने की वजह से इसके कॉर्नर में से लगभग 4 प्रिंट या कह सकते हैं 4 पैड्स उखड़ चुके हैं, जिसमें से 2 अंडरग्राउंड वाले हैं और 2 बाहर ही सप्लाई पर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अंडरग्राउंड वाले हैं उनको हमने सर्जिकल ब्लेड से थोड़ा सा साफ़ किया, क्लियर किया। उसके बाद IC रिवॉल्व करने वाली जो PPD पेस्ट होती है और फ्लक्स पेस्ट लगा के PPD पेस्ट को लगाकर हमने उन दोनों प्रिंट्स को रिपेयर कर दिया, यानी कि उन पर सोल्डर लगा दिया, जिससे कि हम IC को रिवॉल्व करके इस पर दोबारा से लगाएं तो इजीली सभी बॉल्स अपने प्रिंट्स पर चिपक जाएं। मतलब जो अंडरग्राउंड वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 पैड्स उखड़ चुके हैं, उनको हमने एक तरह से रिवॉल्व कर दिया उन पैड्स को भी। और जब हम IC लगाएंगे तो इजीली दोनों पॉइंट्स उन उखड़े हुए पॉइंट्स पर अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसके अलावा जो 2 बाहर से प्रिंट आ रहे थे उनको हमने माइक्रो जंपर की हेल्प से लगा दिया है, ठीक कर दिया है।
सभी चारों पैड्स को रिपेयर करने के बाद मास्किंग ग्लू से हमने उसको सेट कर दिया, ताकि आईसी लगाने के टाइम पर जो तार हैं दोनों, जो जंपर वायर हमने लगाई है वो हट ना जाए। मदरबोर्ड को हमने रख दिया यूवी लाइट के नीचे यूवी ग्लू को सुखाने के लिए। तब तक हम इसकी सीपीयू को रिवॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें डबल डेकर सीपीयू नहीं है, सिंगल सीपीयू लगी हुई है। साइज़ मीडियम टाइप का जो है साइज़ है सीपीयू का। और इसको जो हम रिवॉल्व करने जा रहे हैं वो यूनिवर्सल जाली का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि सेम डिज़ाइन की स्टेंसिल हमारे पास नहीं है, तो हम इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिवॉल्व कर रहे हैं। साफ़ कर लिया हमने रिवॉल्व करने के बाद। एक बॉल बनी नहीं थी तो हम उस बॉल को ही रिपेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, आईसी हमारी रिवॉल्व हो गई है और मदरबोर्ड को हम पहले ही साफ़ करके उसके जो उखड़े हुए प्रिंट्स हैं उनको रिपेयर कर चुके हैं। अब बारी है आईसी को लगाने की। आईसी को उतारने के लिए जो हमने टेम्परेचर रखा था वो 350 पे रखा था, एयर का फ्लो 2 से 3 के बीच में। लगाने के लिए सेम एयर सेम टेम्परेचर रखेंगे। लगभग 40 से 50 सेकंड आपने गर्म करना है, या हम लोग क्या करते हैं 40 से 50 सेकंड तक आईसी को गर्म करते हैं। उसके बाद उसको हल्का सा ऊपर से दबाते हैं और साइड से हिलाकर देखते हैं। सीपीयू हमारी लग गई है। अब बारी है इस फ़ोन को टेस्ट करने की। फ्रेंड्स, कभी भी आप सीपीयू पर काम करें, अगर आसपास में कोई भी सील्ड या पेस्टेड आईसी है तो उसको कवर ज़रूर कर लें। तो हमने भी इसकी मेमोरी आईसी को टेप लगाकर, ताकि आईसी ठंडी रहे, कवर कर दिया था। अब सीपीयू लगा दी है। फ़ोन को मदरबोर्ड में सेट करने के बाद अब हम इसको पावर सप्लाई पर लगाकर ऑन करके देखेंगे। फ्रेंड्स, एम्पियर के हिसाब से फ़ोन ऑन हो गया है। स्क्रीन पे OnePlus लिखकर आ गया। फ़ोन हमारा चालू हो गया है। और सीपीयू करने के बाद एक चीज़ और देखनी होती है कि कंप्लीट फ़ोन ऑन होता है या नहीं। कई बार क्या होता है, सीपीयू लगाने के बाद जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तो आपको हमेशा 10 से 15 मिनट तक कम से कम वेट करके देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।